नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है पुणे के एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह से जुड़ी हुई कहानी, जिसे आज लोग एक बहुत ही डरावनी जगह के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों का वहाँ पर आना जाना नहीं है। लोगों का आना जाना वहाँ पर है, लेकिन शाम होने के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद उस जगह पर किसी का भी रुकना सख्त मना है। आज भी कहा जाता है कि अगर आप उस जगह के बगल से गुजर रहे हैं तो आपको कई बार ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आवाज़ें आपको वहाँ से जाने से डरा देती हैं या रोक देती हैं। आज की ये कहानी है नवल और सिम्मी की कहानी। ये दोनों बचपन से ही आस-पास में रहते थे। बगल के घर में रहने के वजह से दोनों के परिवारों में भी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। घर पे लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, इन लोगों का खाना पीना, सोना उठना बैठना, सब कुछ एक तरह एक साथ ही हुआ करता था। लेकिन ये चीज़ें बहुत सालों तक लोगों को देखकर समझ में ही नहीं आती थी कि ये दो अलग अलग परिवार भी हैं। इतनी ज़्यादा घनिष्ठता थी। इन दोनों के परिवार में इतना ज़्यादा प्यार और लगाव तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनको बाकी किसी से बिल्कुल मतलब नहीं था। हाँ, इनके परिवार में ऐसे लोग भी थे जो कि बाकी सारे लोगों से मतलब रखना कम पसंद करते थे। लेकिन दोनों परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली थे, उनकी सोच ऐसी थी कि कभी भी किसी को भी अगर मोहल्ले में किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो ये सबसे पहले सबसे आगे आकर खड़े हुआ करते थे। फिनेंशियली दोनों का परिवार ठीक ठाक कंडीशन में था। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली थी, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा था, इनकी सोच बहुत बड़ी थी। और ऐसे लोगों को देखकर आसपास के लोगों में जलन होना या फिर उनकी बुराइयां करना, ये तो बहुत आम सी बात है, या यूं भी कह सकते हैं कि आजकल का फैशन है ये। तो मोहल्ले के कई लोगों ने इनकी आपस की दोस्ती और साठ-गांठ को तोड़ने के लिए कई कोशिशें भी की, और उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी, क्योंकि जब तक घर के बड़े घर में हों तो चलता उनका ही है। और दोनों घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे थे जो कि लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उनके परिवार के ऐसे संबंध लगभग 50 से 60 सालों से चले आ रहे थे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी थी, वो इन चीज़ों में कम विश्वास रखती थी। उनका यही कहना था कि अपने घर में रहो और शांति से रहो। दूसरों के लिए इतना भागा दौड़ी करना या किसी की मदद करना, क्या मिल जाता है इन चीज़ों से? फालतू में बस हम लोगों के लिए परेशानियां ही खड़ी होती हैं। तो पहले खुद का देखो, खुद के लिए करो। बाकियों के लिए करने और सोचने की ज़रूरत भी नहीं है और फालतू फुर्सत भी नहीं है। लेकिन बड़ों के आगे उनकी चलती नहीं थी, जिस वजह से सब कुछ बस चलता आ रहा था। इन दोनों के परिवार में जो सबसे छोटे बच्चे थे, एक परिवार में एक लड़का था और दूसरे परिवार में एक लड़की। धीरे धीरे घर वालों के इस तरीके से आपस में मिलना जुलना और साठ गांठ देखकर उन दोनों का भी बचपन एक साथ ही बीता था। दोनों की स्कूल की लिखाई पढ़ाई सब कुछ एक साथ ही हुई थी। ऐसा आप समझ सकते हैं कि दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे। दोनों के पैदा होने में भी ज़्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं था। कुछ 6 महीने का अंतर रहा होगा दोनों बच्चों के बीच में।
जिसका नाम नवल और लड़की का नाम सिम्मी था। दोनों के बचपन के स्कूल एक साथ ही थे और अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों का कॉलेज भी एक साथ ही था। दोनों साथ में ही आया जाया करते थे और घर पर आने के बाद भी काफ़ी सारा समय साथ में ही बिताया करते थे। कुछ सालों तक तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद दोनों परिवार के हेड ऑफ द फैमिली में से एक परिवार से माँ का देहांत हो गया और एक परिवार से पिता का देहांत हो चुका था। धीरे धीरे अब परिवारों में दूरियां बननी शुरू हो गई थी और अब उस वजह से इन बच्चों को भी एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की जाने लगी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही हमेशा बच्चे अपनी सारी चीज़ें करें। और अब तो ये बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे, समझदार भी हो चुके थे। बचपन से सारी चीज़ें एक साथ करने के वजह से दोनों के बीच में लगाव बहुत ज़्यादा हो चुका था और दोनों के एक साथ हमेशा उठने बैठने के वजह से दोनों के कोई ज़्यादा और ख़ास दोस्त भी नहीं थे। दोनों के लिए आपस में ही वो दोस्त भी थे और एक दूसरे के क्राइम पार्टनर्स भी थे। मतलब अगर कोई शैतानी करनी होती तो दोनों एक दूसरे का साथ बराबर से दिया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे परिवारों में दूरी शुरू हो चुकी थी और परिवार वाले बच्चों को भी दूर रखना चाहते थे। जब परिवार वालों की बातें बच्चे नहीं सुन रहे थे तो परिवार वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करना बच्चों पर शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो मानने वाले नहीं थे। वो छुप छुपा कर और घर वालों से झूठ बोलकर एक दूसरे से हमेशा मिला करते थे। उन दोनों की मिलने की एक जगह फिक्स थी, वही जगह जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। वो हमेशा कॉलेज के बहाने कभी भी कॉलेज जाते या फिर कभी कभार कॉलेज बंक करके भी एक साथ वहाँ पर जाकर बैठकर घंटों एक दूसरे से बातें किया करते और अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी हुआ करते थे। वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। और अब जबकि उन दोनों को साथ में वक्त बिताने का मौका कम मिलता था, दोनों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच में प्यार का इजहार करने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और वो दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। क्योंकि अभी दोनों की पढ़ाई चल ही रही थी तो जॉब करना या फिर घर से भागना, इन चीज़ों के बारे में वो सोच नहीं पा रहे थे। दोनों ने आपस में यही डिसाइड किया था कि कुछ साल रुककर हम जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी होने पर जॉब ढूंढेंगे और जो भी जॉब मिलेगी हम वहाँ पर जॉब करके फिर साथ में रहेंगे। फिर घर वाले हम पर किसी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे। लेकिन शायद वो बच्चे अपने परिवार के अंदर पल रहे जहर को अभी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। धीरे धीरे अब दोनों के परिवार में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि दोनों परिवार वाले अब एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं होते। हर छोटी बात पर लगता था जैसे वो बहाना ढूंढ रहे हैं एक दूसरे की बेइज्जती करने का और एक दूसरे को नीचा दिखाने का। ऐसे ही चलता रहा और वो अपने बच्चों पर दिन ब दिन जोर बनाते गए। बच्चे भी अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। उन्होंने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए थे, मतलब ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम वो देकर अब रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब उनके घर से निकलने का और आपस में मिलने का कोई भी रास्ता दोनों के पास नहीं बचा था। अब फाइनली उनके पास एक ही रास्ता था कि वो बिना किसी इंतज़ाम के ही
एक दूसरे के साथ कहीं दूर चले जाएं, आगे की आगे देखेंगे। और ऐसा ही उन दोनों के दिमाग में आया और उन दोनों ने यही किया। दोनों अपने अपने घर से कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने हमेशा के मिलने वाली जगह पर पहुंच गए। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उन दोनों ने यही डिसाइड किया कि आज की रात वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उसी जगह पर जहां पर रात में रुकना सख्त मना है और सिक्योरिटी वाला आकर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर वहां से निकाल दिया करता था, लेकिन इन दोनों को उस जगह के बारे में एक एक कोना अच्छे से पता था। तो उन दोनों ने पहले से एक ऐसी जगह देख रखी थी जहां पर वो छुपकर पूरी रात बिता सकते थे। दोनों ने वही किया और दोनों वहां पर रुक गए। रात हुई, वैसे ही सिक्योरिटी वाला आकर सारे लोगों को वहां से निकाल कर भगा रहा था। इन दोनों का वहां पर रोज का आना जाना था, इसलिए इन्हें वो समय भी अच्छे से पता था कि सिक्योरिटी वाला कितने बजे आकर लोगों को निकालना शुरू करता है। तो उस समय के पहले ही ये दोनों अपनी तय की हुई जगह पर जाकर छुप गए थे और सिक्योरिटी वाले ने सारे लोगों को निकालकर मेन डोर बंद कर दिया। अब दोनों उस किले के अंदर बंद हो चुके थे। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और जैसे जैसे रात गहरी होती गई उनको भी उस किले में अजीब सी चीज़ों का एहसास होने लगा। दोनों को अब काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो घर वापस जाना नहीं चाहते थे और उनके पास अभी ना तो पैसे थे और ना ही कोई दूसरी रहने की जगह। इसलिए दोनों जैसे तैसे डरते हुए वहीं एक साथ एक कोने में एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे रहे और रात बीत गई। अगली सुबह वहां पर अजीब सा ही शोरगुल सबको सुनाई देने लगा। सिक्योरिटी वाला काफी चिल्ला रहा था और चीख रहा था। लोगों ने आकर जब वहां पर देखा तो नवल की लाश वहां पर पड़ी हुई थी और सिम्मी खून से लथपथ एक साइड में बेहोश पड़ी हुई थी। लोगों को उसे देखकर यही लग रहा था कि सिम्मी भी मर चुकी है, लेकिन सिम्मी मरी नहीं थी, अभी उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वाले आए और जैसा कि सबको उस जगह के बारे में पता था, लोगों को जानकर ये थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों बच्चे अंदर रह कैसे गए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सिम्मी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया। घर वाले आए और उन्होंने सिम्मी से पूछा। सिम्मी ने कोई भी बात उनको नहीं बताई। डॉक्टर के चेकअप में भी सिम्मी नॉर्मल ही निकली थी। हाँ, लेकिन सिम्मी किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। वो बार बार अजीब सी हरकतें कर रही थी। अकेले में आंखें बंद करके रोती और किसी से माफ़ी मांगती, और जब भी आंखें खोलती दीवार की तरफ देखती और बार बार उससे यही कहती, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो। घर वालों को उसकी ये सारी चीज़ें ये समझ में आ रही थी कि शायद उसको नवल की ऐसी हालत देखकर सदमा लग गया है। डॉक्टर ने भी उसको नॉर्मल बता दिया। घर वाले सिम्मी को घर लेकर वापस आ गए और जैसे तैसे 2 दिन ही बीते होंगे। सिम्मी ना तो अपने कमरे से निकलती, ना तो किसी से बातें करती। वो घर पे भी वही हरकतें कर रही थी। सिम्मी ने 2 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसके पिताजी उसके मनपसंद की मिठाई लेकर आए थे और जैसे ही उसके पिता दरवाजे पर पहुंचे होंगे तब तक सिम्मी भागकर अपने कमरे से निकलकर दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और अपने पिता के हाथ से वो मिठाई का डब्बा झपट कर छीन लिया
और उसे अजीब से पागलों की तरह 2 हाथों से खाने लगी। ये हरकतें देखकर उसके घर वाले थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा 2 दिन से ये लड़की ना तो किसी से बात कर रही है और ना ही कुछ भी खा रही है। अचानक इसे ऐसा क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रही है। लेकिन उसके पिता ने घर वालों को समझाया, मैं इसीलिए तो इसके मनपसंद की मिठाई लेकर आया था ना। मुझे पता है अगर वो कुछ नहीं खा रही है, दुखी है, परेशान है, फिर भी वो इस मिठाई के लिए ना कभी नहीं कर सकती है। लेकिन सिम्मी की माँ को कहीं ना कहीं ये चीज़ खटक रही थी। और जैसा कि उन्हें भी पता था सिम्मी कहाँ रात बिताकर आई है, और उस जगह पर रात बिताने के बाद अगर आप सही सलामत वापस आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है। इसलिए सिम्मी की मम्मी ने बिना घर पर किसी को ये बात बताए हुए ही वो अपने गुरुजी के पास पहुंच गईं और उनके पास जाकर उन्होंने सारी बातें गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने कहा, बेटी पे संकट तो है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे घर पर आना पड़ेगा, या फिर तुम अगर बेटी को किसी तरह हमारे आश्रम में लेकर आ सको तो लेकर आ जाओ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर सिम्मी की मम्मी ये बात घर वालों से छुपा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं किसी भी तरह से सिम्मी को आश्रम में ही लेकर आती हूँ, आप घर पर मत आइए। गुरुजी ने भी कहा ठीक है, और सिम्मी की माँ को एक तावीज़ देते हुए कहा, ये तावीज बेटी के दाहिने हाथ पर बांध देना, और तुम उसे जब यहाँ लाने की कोशिश करोगी तो वो यहाँ आने के लिए साफ साफ इनकार कर देगी। इसके लिए तुमको किसी भी तरह से बिटिया को ये तावीज पहले पहनाना है, फिर उससे यहाँ लाने की कोशिश करनी है। फिर सिम्मी की माँ ने वो तावीज लेकर गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ से निकल गई। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची, सिम्मी के कमरे से अजीब से उठापटक करने की आवाज़ें आने लगीं। वो भागकर सिम्मी के कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा सिम्मी कमरे के एक कोने में बैठकर रो रही है। उन्होंने तुरंत सिम्मी को आवाज़ देते हुए कहा, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो, क्या बात है बताओ। लेकिन सिम्मी उनके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो सिम्मी के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने सिम्मी के सर पर हाथ फेरा, सिम्मी ने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे जोर से मरोड़ दिया और फिर जोर जोर से 2 आवाज़ों में हंसने लगी। और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी उस कमरे में इकट्ठा हो गए थे। अभी तक सिम्मी पे शायद उन चीज़ों का असर इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी माँ के आश्रम जाकर आने तक सिम्मी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सिम्मी बहुत ही भयानक दिख रही थी। सिम्मी की आंखें लाल थीं और वो गुस्से में अजीब सा गुर्राते हुए अपने परिवार वालों को डरा रही थी, और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, ये वहां पर बच गई, अब मैं इसे लेकर जाऊंगी। और ये चीजें सुनकर परिवार वाले भी पूरी तरह से घबरा चुके थे। पिता, जो कि इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर रहे थे, अब पिता को भी ये बात समझ में आ गई थी कि जो भी उनकी पत्नी कह रही थी वो सच है। तुरंत गुरुजी को फ़ोन किया गया और गुरुजी को घर पर बुलाया गया। गुरुजी के घर पर आने तक सिम्मी की हालत और बुरी हो चुकी थी। सिम्मी अपने बेड पर जब लेटती तो वो लगता जैसे हवा में ऊपर उठ चुकी है। घर वालों ने बहुत मुश्किल से सिम्मी को जैसे तैसे पकड़कर बेड से बांध कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी सिम्मी को कंट्रोल करना घर वालों के बस की बात नहीं थी। सिम्मी कभी अपनी आवाज़ में रोकर अपनी माँ से दया की भीख मांगती,
तो कभी अजीब सी भयानक आवाज में सबको डराकर धमकी देती कि मुझे तुरंत छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन किसी पर भी उसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि पिता अब कहीं ना कहीं समझदारी से काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही समझाकर एक कोने में बिठा दिया था। माँ अपनी बेटी को इतनी तकलीफ में देखकर कोने में बैठकर रो रही थी, और उनके दिमाग से तो ये बात निकल ही गई थी कि उन्हें गुरुजी ने कोई तावीज़ दिया था, जो तावीज़ उन्हें सिम्मी को पहनाना था। और कुछ घंटे बाद गुरुजी वहाँ पर आ गए। गुरुजी के आते ही गुरुजी ने जैसे ही घर में कदम रखा, सिम्मी का चीखना चिल्लाना और अजीब सी हरकतें करना और ज़्यादा बढ़ गया था। गुरुजी अंदर आए, उन्होंने सिम्मी को देखा और सिम्मी की माँ से पूछा, मैंने जो तावीज़ आपको दिया था आपने बेटी को बांधा क्या? सिम्मी की माँ ने कहा, नहीं गुरुजी, सिम्मी की हालत ऐसी देखकर मैं तो भूल ही गई थी कि आपने मुझे कोई तावीज़ दिया था। अब गुरुजी थोड़ी चिंता में दिख रहे थे। घर वालों ने तुरंत पूछा, क्या हो गया? आप हमारी बेटी को ठीक कर सकते हैं ना गुरुजी? आपने ही आज तक हमें हर मुसीबत से बचाया है, तो आप इस मुसीबत से नहीं बचाएंगे? लेकिन गुरुजी ने अफसोस भरी आवाज में कहा, बेटी अब बहुत देरी हो चुकी है। सिम्मी को तो पहले ही चले जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों ये आत्मा पीछे पीछे सिम्मी के साथ यहाँ तक आ गई, और अब मैं कुछ भी कर लूँ वो सिम्मी को लेकर ही जाएगी। फिर भी गुरुजी ने थोड़ी बहुत कोशिशें की, और सबके आँखों के सामने ही देखते देखते सिम्मी उसी तरह चीखते चिल्लाते उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। और सिम्मी के मरने के बाद घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उस आत्मा को उस घर में रुकने नहीं देने के लिए गुरुजी ने काफ़ी सारी पूजा हवन और जो भी विधि करनी थी वो विधि की, और उसके बाद घर का बंधन किया। दोनों परिवारों ने अपनी दुश्मनी और अपने ईगो के वजह से अपने दोनों प्यारे बच्चों को खो दिया। आज उनको इस बात का अफसोस तो है, लेकिन अब अफसोस करके कोई कुछ नहीं कर सकता। आज उन दोनों परिवारों के पास सिर्फ पछतावा ही बचा हुआ है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके भी पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी। कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों का सफ़र, आपका अपना डर का घर में।